का टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी प्रबंध के कार्य। जो प्रबंध के जो कार्य हैं इन्हें 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला काम है इसका नियोजन, प्लानिंग। दूसरा काम है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। और चौथा है निर्देशन, डायरेक्टिंग। और पांचवा है नियंत्रण या कंट्रोलिंग। तो प्रबंध के ये 5 प्रमुख कार्य हुए, जिसमें आज हम निर्देशन के संबंध में बताएंगे, क्योंकि निर्देशन जो है प्रबंध का जो चौथा कार्य है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से देखे कई क्वेश्चन आए हुए। वैसे प्रबंध के सभी फंक्शन के बारे में बताएंगे। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान चुके हैं, फिर स्टाफिंग भी बताएंगे। आज हम डायरेक्टिंग के बारे में बता रहे हैं। तो डायरेक्टिंग मतलब होता है निर्देशन। डायरेक्टिंग ऊपर से होता है। जो प्रबंध के जो 3 स्तर हैं, हाई मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लो मैनेजमेंट। तो हाई मैनेजमेंट डायरेक्टिंग में है वो 3, हाँ, हाई, मिडिल। प्रबंध के जो स्तर है, प्रबंध के 3 स्तर हैं, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो हाई लेवल जो है वह मिडिल लेवल को डायरेक्टिंग करता है, निर्देशन देता है, और मिडिल लेवल लो लेवल को। इस तरह से अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वे उसको निर्देशन देते हैं और उसी के निर्देशन के अनुसार ये काम करते हैं। तो निर्देशन के कार्य को भी हम 4 वर्ग में विभक्त कर दिए हैं, या इसके एलिमेंट्स कहिए निर्देशन के, डायरेक्टिंग के। पहला काम है इसका पर्यवेक्षण, सुपरविजन का काम है। सुपरविजन, पर्यवेक्षण। और दूसरा है अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। दूसरा काम है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। और तीसरा है लीडरशिप यानी नेतृत्व। और चौथा काम है इसका कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। अब डायरेक्शन के अंतर्गत पहला कार्य हम लोग ले, पहला कार्य इसका है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण कार्य में जो पर्यवेक्षक होता है वह यह सुनिश्चित करता है कि जो काम हमारी योजनाओं के अनुसार हो रही है और उसके निर्देशों के अनुसार हो रही है। यानी पर्यवेक्षक को देखना होता है, वो डायरेक्शन देता है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को और एक योजना भी देता है। इस प्लानिंग के अंतर्गत हमें इस कार्य को संपादित करना है और उस काम को उसे देखना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सुपरविजन। सुपरविजन 2 शब्द के योग से बना है, सुपर और विजन। सुपर का मतलब होता है ऊपर से, और विजन का मतलब होता है देखना। यानी सुपरविजन के अंतर्गत वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देखता है, यानी उसके कार्य का अवलोकन करता है और कार्य नीतियों एवं योजनाओं के अनुसार हो रहा है कि नहीं। जो हमारी नीति है, जो पॉलिसी है और जो हमारा प्लानिंग है, उसके अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं। अगर कार्य के संबंध में कोई समस्याएं आती है
तो उन समस्याओं को तुरंत हल किया जाता है, उसके समाधान ढूंढे जाते हैं और अपने अधीनस्थ को इस समस्याओं के हल करने में वो उचित समाधान देते हैं और मदद करते हैं। अगर ये समस्याएं हैं तो इस समस्या का समाधान इस प्रकार होगा। इसके संबंध में जी.आर. टेनी ने लिखा है, जो पर्यवेक्षक को संस्था के संसाधनों का प्रयोग, जो इंटरप्राइजेज में या संगठन में जो भी संसाधन है, चाहे मेन हो, मशीनरी हो, मटेरियल हो, या मनी हो या मार्केट हो, ये जितने भी संसाधन हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए और संसाधनों के प्रयोग करके श्रमिकों से काम करवाने के अधिकार विभागीय अध्यक्ष, हर एक विभाग का जो अध्यक्ष होता है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग मध्य स्तरीय प्रबंध कहते हैं। प्रबंध के 3 स्तर बताए थे। हाई लेवल में हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर, मिडिल लेवल में आ गया ये विभागीय हेड और लो लेवल में आ गया सुपरवाइजर। तो ये जो मध्य स्तरीय जो प्रबंधक है उसको ये देखना होता है जो कार्य जो है योजनाओं के अनुसार, नीतियों के अनुसार और अपने उद्देश्य के अनुसार वो चल रहा है, ताकि हम अपने निश्चित समय पर अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पर्यवेक्षक का महत्व या कार्य बहुत है, महत्व कहिए या कार्य कहिए। यह पर्यवेक्षक जो है प्रत्येक कार्य के लिए एक अनुसूची तैयार करता है, एक शेड्यूल तैयार कर लेता है, जो इसके जो अलग अलग इकाई में बांट दिए हैं काम को, तो हर व्यक्ति के लिए काम की अनुसूची तैयार करते हैं और क्योंकि उसका परफॉर्मेंस कैसा हुआ किसी व्यक्ति का, ये अनुसूची से ही पता चल जाता है। उसी अनुसूची के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्य को करना होता है और इसके लिए वे निरंतर काम करते रहे। प्रबंध का काम जो है, ये काम सुपरविजन हो या सुपरवाइजर का काम, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलते रहता है। इन्हें जो एक बार कर लिए और फिर निश्चिंत होकर के बैठ गए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इसको कहा गया है। ये कार्य निरंतर चलने वाली है। दूसरा, संप्रेषण में सुधार लाना। संप्रेषण का मतलब होता है जो कम्युनिकेट करते हैं हम अपने कर्मचारियों को काम करने के लिए, उनसे वार्तालाप करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उससे देखते हैं उसके काम को और उससे अगर काम में किसी तरह की त्रुटि होती है या काम में किसी भी तरह की आशंका होती है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं। इसके लिए प्रभावी संदेश वाहन से, जो प्रभावपूर्ण संदेश वाहन हो, उससे कर्मचारियों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को हम ठीक करते हैं और यथा समय उसका निदान भी कर लेते हैं। तीसरा है, जितने भी हमारे संसाधन हैं उसका हम ऑप्टिमम उपयोग करें। इसके लिए हम विभाग में समन्वय के द्वारा श्रमिकों को आदेश व निर्देश जारी करते हैं। कोऑर्डिनेशन के द्वारा एक तालमेल बैठा करके सभी कर्मचारियों जो श्रमिक हैं उसको हम आदेश भी देते हैं और निर्देश भी देते हैं, जिससे कि संसाधन की बर्बादी नहीं हो, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन संभव हो सके। फिर उसको मोटिवेट भी करते हैं, अभिप्रेरण भी करते हैं, क्योंकि जब तक कर्मचारी को अभिप्रेरित नहीं करेंगे,
उस काम को करने की एक अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। जो कर्मचारी अपना संपूर्ण योगदान दे सके, ये जो मोटिवेशन होता है ये दो तरह के होते हैं। ये मौद्रिक, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, मौद्रिक अमौद्रिक दोनों होते हैं। जब मौद्रिक होते हैं तो कर्मचारी के वेतन, बोनस, भत्ता जो रुपए के रूप में देते हैं या साधन में देते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस, डॉग अलाउंस, मैरिज अलाउंस, बहुत तरह के अलाउंस हैं। तो ये सब सुविधा के रूप में भी उसको देते हैं। तो सुविधा का जो मूल्य होता है वह मूल्य भी मौद्रिक मोटिवेशन के अंतर्गत आएगा। और जो अमौद्रिक के अंतर्गत कर्मचारियों को मान सम्मान देना, उसको पीठ थपथपाना, डायरेक्टर अपने साथ बैठ करके एक चेयर पर बैठ के चाय पिलाना, उसकी काम की प्रशंसा करना। क्योंकि कर्मचारी काम करता है तो वो वाहवाही भी चाहता है। हम अच्छा काम किए तो हमें इसके लिए पुरस्कार मिले। तो मौद्रिक अमौद्रिक भी होता है और इसके लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। तो ये अमौद्रिक मोटिवेशन हुआ। फिर जो हम काम कर रहे हैं, कंट्रोल और परफॉर्मेंस, यानी निष्पादन पर नियंत्रण। प्रबंध का अंतिम कार्य है, लेकिन जो हमारे सुपरवाइजर हैं उसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी कर रहे हैं, जिसका कार्य का हम सुपरविजन करते हैं, वह काम किस तरह से कर रहा है ये देखना होता है। देखने का मतलब है पहले से स्टैंडर्ड कायम कर लेते हैं, ये इस क्वालिटी का काम करना है। फिर जब वो काम पूरा करता है या करने को होता है तो हम उस स्टैंडर्ड से, उस प्रमाप से, उसके द्वारा किए गए कार्यों का कंपेयर करते हैं। अगर उसमें किसी तरह का डिविएशन आता है, अंतर आता है, तो उस अंतर को पाटने के लिए आवश्यक निर्देश देते हैं जो फिर ये अंतर नहीं आवे। तो निष्पादन पर भी हम नियंत्रण करते हैं। फिर अंत में इसके हम रिपोर्ट भेजते हैं अपने वरीय कर्मचारियों को। जो हमारे अंतर्गत जो भी कर्मचारी कार्यरत है, तो कर्मचारी के उत्पादन एवं अन्य गतिविधियां, उत्पादन के साथ साथ जो अन्य जितने भी गतिविधियां हैं, उसका एक रिपोर्ट तैयार करके हम अपने जो पर्यवेक्षक है, अपने वरीय अधिकारी को सौंपता है, ताकि उसे भी अपने अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में सही जानकारी प्राप्त हो सके। ये पर्यवेक्षक जो है उच्च प्रबंध और मध्य प्रबंध, या ऐसा कहिए ये हाई लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट के बीच में यह एक कड़ी का काम करता है, दोनों को जोड़ता है। ये हाई लेवल हो गया, बीच में मिडिल लेवल और सबसे नीचे में लो लेवल। तो मिडिल लेवल जो ये स्तर का जो प्रबंध है वह हाई लेवल और लो लेवल के बीच में एक कड़ी का काम करता है। यह जो है मुख्यतया मानवीय संबंध पर आधारित है, मुख्यतया मानवीय संबंध पर आधारित है। जो उसके अंतर्गत जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो मानव है, उस का प्रबंध करते हैं, उसको देखते हैं, वार्तालाप करते हैं। क्योंकि मानव में संवेदना होती है, सोचने समझने परखने की शक्ति होती है। तो मानव बिहेवियर से संबंधित सभी चीज़ों को देखना होता है। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करें, कोई भी स्टेप नहीं उठावे जिससे हमारे कर्मचारी को कोई ठेस पहुंच जाए, कहते हैं जो संतुष्टि के आत्मघात न हो जाए, लगे जो यहाँ मेरा अपमान हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मेरा मान सम्मान नहीं हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है। तो ऐसे जगह भी कर्मचारी काम करना नहीं चाहते। फिर यदि इस संबंध में किसी तरह का शिकायतें होती है तो इसका काम होता है जो शिकायत को निपटाना, या कर्मचारी के बीच में कोई शिकायत हो गई,
या खान पान के ये कैंटीन है वहाँ कोई शिकायत हो गई, या मशीन संबंधी कोई शिकायत हो गई, या पावर संबंधी शिकायत हो गई। पावर संबंधी हुआ, मशीन नहीं, कर्मचारी के रहने के लिए कहा गया है उचित वातावरण चाहिए, काम का भी उचित वातावरण चाहिए, लाइटिंग कितना चाहिए। अब काम में अगर गर्मी है तो वहाँ पंखा, कूलर या एसी की व्यवस्था हो। यानी ये सारे चीज़ जो है उसको काम करने के लिए, मान सम्मान के लिए अच्छे फर्नीचर चाहिए, अच्छे मकान चाहिए। ये सब भी देखा जाता है जो कर्मचारी के स्टेटस पर पड़ता है और वो सोचता है यहाँ अच्छा है और बुरा है, इस बात को तर्क करता है। दूसरा जो है डायरेक्शन के अंतर्गत ये हुआ सुपरविजन, और दूसरा काम है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। अगर कार्यरत कर्मचारियों को हम प्रेरित नहीं करते रहे, प्रेरित करने का मतलब होता है कर्मचारियों को कार्य के प्रति उत्साहित करना, कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अंदर जिज्ञासा भरना। तो ये काम मोटिवेशन के द्वारा होता है। इसलिए अभिप्रेरणा एक प्रेरक शक्ति है। अभिप्रेरणा को हम प्रेरक शक्ति कहते हैं, जो व्यक्ति को कार्य करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पूरा कर लें, समय से कर लें, इसके लिए ये प्रेरित करता है। इसके संबंध में D.E. मैकफार्लैंड ने लिखा है, अभिप्रेरणा वह विधि है जिसमें लालसाएं, प्रवृत्तियों, इच्छाएं, आकांक्षाएं या आवश्यकताएं मानव के व्यवहार को निर्देशित, नियंत्रित अथवा व्यक्त करती है। अभिप्रेरणा के अंतर्गत ये अभिप्रेरणा इच्छा से ही होती है। अगर हम, आपके अंदर इच्छा है जो हम इस काम को करें, इस परीक्षा में सफल हों, तो पहले इच्छा शक्ति होगी। वही इच्छा शक्ति आपको मोटिवेट करेगी, अंदर से नहीं। हम कितना मेहनत करें, किस ढंग से अपनी पढ़ाई करें, किस तरह से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ावें जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, तो ये इच्छा होगी। अब जिसको इच्छा शक्ति नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता है, उस काम के प्रति वह व्यक्ति उदासीन हो जाता है। लिखा है, मोटिवेशन रेफर्स टू द वे इन विच अर्क्स, ड्राइव्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग एंड नीड्स डायरेक्ट controller explain the behaviors of human beings. Motivation means the process of stimulating people to action to accomplish desired goal. यानी हमारा जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमें अंदर से प्रेरित करती है और हम अपना संपूर्ण योगदान देकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अभिप्रेरणा को, शक्तियों को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु उसकी इच्छा को बल देती है और उसे प्रेरित करती है। यह मोटिवेशन है। मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है आज के युग में, खास करके प्रबंध में। ये डायरेक्शन का बताएं दूसरा काम है, मोटिवेट करना, अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करना। तो अभिप्रेरणा को इसलिए एक प्रक्रिया के रूप में भी देखते हैं, यह एक प्रोसेस भी है जो लोगों को इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए इसे प्रबंध का मूल, द कोर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा गया है। प्रबंध का मूल, द कोर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा गया है। यह
कार्य करने की इच्छा जगाती है किसमें? कर्मचारियों में। कर्मचारियों में किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति मोटिवेशन से ही जागृत होती है और वह उस कार्य को निश्चित समय पर पूरा करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। अनुकूल कार्य वातावरण। अनुकूल कार्य वातावरण का अभिप्राय है काम तभी सफल होगा जब उसके लिए उचित वातावरण का निर्माण किया जाए। वातावरण का मतलब उन सभी साधनों से है जो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य होते हैं, और वह वातावरण उन सभी साधनों को, जैसे अगर विपरीत वातावरण रहा, कहीं फैक्ट्री में आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहा, डिस्प्यूट चल रहे इंडस्ट्रियल में, उसका लाइटिंग ठीक नहीं है, हमेशा पावर कट रहता है, या गर्मी के समय में किसी तरह की गर्मी से निजात की व्यवस्था नहीं है, और भी कई तरह के ऐसे अगर दुर्गुण हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण नहीं करती है, तो वहाँ ये काम सही नहीं होगा। तीसरा है कार्य कुशलता में वृद्धि। अगर कर्मचारी मोटिवेट होता है तो मोटिवेट होने से वो काम को अपने बेहतर ढंग से करने लगता है। करते करते उस काम में उसे दक्षता हासिल हो जाती है और वही व्यक्ति अब स्किल लेवल यानी कार्य कुशल व्यक्ति के श्रेणी में आ जाते हैं। तो इससे कर्मचारियों की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। परिवर्तन के विरोध में कमी। ये कहा गया है कि आज का जो डायनामिक है, हर क्षण कुछ न कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए नियम, नए रूल्स रेगुलेशन आते रहते हैं, तो कर्मचारी को चाहिए जो हर एक टेक्नोलॉजी के अनुसार, हर एक वातावरण में, हर एक कंडीशन में अपने को ढालने के लिए, अर्थात उसमें परिवर्तन करने के लिए तत्पर रहे। तो ऐसे मोटिवेशन के द्वारा कर्मचारियों में इस तरह की इच्छा शक्ति का निर्माण होता है और किसी भी परिवर्तन का वो विरोध नहीं करते हैं, बशर्ते कि उसके साथ वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्मचारियों के आवागमन में कमी। आवागमन का मतलब होता है कर्मचारी रिटायर करके संस्था से चले गए, रिजाइन देके चले गए या रिटायर करके चले गए, फिर नए कर्मचारी की भर्ती हुई, कुछ लोग आए काम किए, देखे वातावरण अच्छा नहीं है, फिर छोड़ देते हैं, दूसरे कंपनी में चले जाते हैं, तीसरे चौथे में चले जाते हैं। तो इस तरह उसका आवागमन हमेशा नए कर्मचारी का रिक्रूटमेंट हुआ और फिर वे डिस्चार्ज हो गए या रिजाइन दे के चले गए। तो ये आवागमन जो है उसमें कमी आती है कहाँ? जो संगठन साउंड है, जिसमें इस तरह के मोटिवेट पर्यवेक्षण, ये संगठन के पांचों काम सही रूप में चल रहे हैं, तो वहाँ कर्मचारियों का आवागमन में भी कमी आती है। यहाँ संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जिसके द्वारा हम कच्ची सामग्री से निर्मित सामग्री तैयार करते हैं, उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, अर्थात वेस्टेज कम होती है, डैमेज कम होती है, हमारा प्रोडक्शन सही और उत्तम श्रेणी का होता है। और यहाँ पर अच्छे मानवीय संबंध भी देखने को मिलते हैं, गुड ह्यूमन रिलेशंस। आपस में कर्मचारी मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं, भाईचारा रखते हैं, एक दूसरे से उत्साहित होकर मिलते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं और एक दूसरे को में अपनत्व की भावना आती है। यह अच्छे मानवीय संबंध होते हैं। लेकिन ऐसे वातावरण जहाँ कर्मचारी एक दूसरे को अपना दुश्मन समझे, एक दूसरे की हमेशा आलोचना करे, इससे कलह होगी, टेंशन होगी। और जब ये कर्मचारी का मस्तिष्क में टेंशन आएगा, चाहे वो टेंशन मौद्रिक हो या अमौद्रिक हो, वह अपना सही योगदान नहीं दे सकता है। इसलिए मोटिवेशन से हम देखते हैं कि कर्मचारी सही रूप में इस काम को करने में सक्षम होते हैं। इसी मोटिवेशन में ही एक क्वेश्चन जो आता है आप लोगों को
मैस्लो की आवश्यकताओं की क्रम व्याख्या। देखें क्वेश्चन बैंक, मैस्लोज हायरार्ची ऑफ नीड्स, मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स, ये मोटिवेशन से ही संबंधित है। ये मोटिवेशन से ही संबंधित है क्योंकि अभिप्रेरणा की शुरुआत आवश्यकताओं से होती है। हम बताएं, आप कब प्रेरित होती है? जब आपकी उसकी आवश्यकता होती है। जब आवश्यकता होती है तो हम उससे प्रेरित होते हैं और उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपना सब कुछ लगा देते हैं। यानी मोटिवेशन की जो शुरुआत है वह आवश्यकता से होती है। यदि कर्मचारी की आवश्यकताओं को पहचान कर पूरा कर दिया जाए तो वे प्रसन्न रहेंगे और अधिक उत्पादन करेंगे। यदि हम अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रख सकें, उसके जितने भी प्रॉब्लम है वह स्वस्थ रखें, उसको सोचने का मौका नहीं दें, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं हो, तो वो कर्मचारी स्वस्थ मस्तिष्क से वह अच्छे ढंग से काम करेंगे और मेरा प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और समय से होगा। इसलिए कहा गया मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? अनंत है और उनमें से कुछ आवश्यकताएं अधिक जटिल हैं। तो सभी आवश्यकताएं एक साथ पूरा करना कठिन है। कहते इकोनॉमिक्स का पहला ही सिद्धांत है, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड। अब लिमिटेड रिसोर्स से ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनकी तीव्रता के अनुसार। अब तीव्रता का मतलब है जो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है वो पहले पूरा करते हैं। एक भूखा व्यक्ति पहले जाके खाना खाएगा तब जाके कोई काम करेगा। तो तीव्रता में भी विभिन्नता होती है। जैसे एक छात्र की तीव्रता कागज़, कलम, किताब, पेंसिल के लिए ज़्यादा होगी, एक भूखे व्यक्ति के लिए खाना ज़्यादा तीव्र होगा, एक बीमार व्यक्ति के लिए दवा ज़्यादा तीव्र होगा। तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और उनमें से कुछ आवश्यकताएं अधिक जटिल है। सभी आवश्यकताएं को एक साथ पूरा करना कठिन है, लेकिन मूल आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा करना कठिन नहीं है, ये तो करना ही। कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन होता है। भौतिक आवश्यकता को तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है वह पूरा करना कठिन होता है। इसलिए इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसका नाम था अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया है। देखे हैं क्वेश्चन बैंक में 2-3 बार देखे, पूछा है मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स। उन्होंने अभिप्रेरणा का एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसे आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत कहते हैं। आवश्यकता के क्रम के अनुसार दिया है, जो ज़्यादा आवश्यकता है 1, 2, 3 ऐसे करके उन्होंने दिया है। उनका मानना है कि लोगों की आवश्यकताएं बहुत व्यापक है। व्यापक मतलब बहुत बड़ा है, अनंत हम कहते हैं, जो उन्हें उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करने को अभिप्रेरित करता है। और हर व्यक्ति चाहता है हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। इच्छा से आवश्यकता होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करें। मानवीय आवश्यकताओं को उन्होंने 5 श्रेणी में बांटा है। अब्राहम मैस्लो उन्होंने सभी आवश्यकताओं को 5 श्रेणी में बांटा है। पहला है भौतिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताएं यह मानव के अस्तित्व और उसके जीवन को कायम रखने से संबंधित है। जब तक ये आवश्यकताओं की पूरा नहीं करेंगे तो मानव जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती है, मानव जीवित ही नहीं रह सकता है। इन आवश्यकता में है भोजन, वस्त्र, आवास, वायु, जल। ये जो आवश्यकताएं हैं ये भौतिक आवश्यकताएं हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स। दूसरा है सुरक्षा आवश्यकताएं, सिक्योरिटी नीड्स। यह इस आवश्यकताओं के अंतर्गत
अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो काम की सुरक्षा, आज काम कर रहा है कल उसकी छटनी हो जाए, कल बेरोजगार हो जाए, वो नहीं। कोई भी काम हो, काम की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और जान माल की भी सुरक्षा, ये जो सुरक्षा है दूसरे श्रेणी में रखा है। तीसरे श्रेणी में उन्होंने सामाजिक व संवर्धन की आवश्यकताएं रखा है, सोशल एफिलिएशन नीड्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह वातावरण के अंतर्गत वार्तालाप, आपस में कुछ बातचीत करना, मेल मिलाप, भावनाओं का आदान प्रदान, संग साथ, प्रेम, मान्यता और अपनत्व आदि चाहता है, जो आपस में बातचीत के द्वारा यानी एक माहौल, सामाजिक वातावरण क्रिएशन करने के बाद ही हो सकता है। अब ऐसा वातावरण हो जहाँ कर्मचारी एक दूसरे से बात ही नहीं करे, एक दूसरे से देख के मुंह घुमा के चले, कोई ऐसा अकेले रहे और कोई उसको अपना वार्तालाप करने के लिए या इस सब की जो आवश्यकता होती है मेल मिलाप करने के लिए, ये सब जो सामाजिक बात है, अगर ये नहीं मिलेगी तो मानव वहाँ भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। इसलिए ये कहा गया है सामाजिक या संवर्धन की आवश्यकता तीसरे श्रेणी में। चौथे श्रेणी में रखा गया है सम्मान या प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत कर्मचारी के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, किसी कोई हमको किडनैप करके बंधक बना के नहीं रख सके, स्वतंत्रता, उपलब्धि, सक्षमता, ज्ञान, उत्साह और सफलता जैसी बातें शामिल हैं। इससे व्यक्तियों के मान सम्मान होता है, आत्मसम्मान होता है, जिससे इसे अहं तुष्टि आवश्यकता कहते हैं। इसे कर्मचारियों को चुनौतीपूर्ण काम, अच्छे कार्यालय, ये चाहता है चुनौती, जो काम ऐसा हो, यही सामान्य काम है, विशिष्ट काम हम इसको कर दें। कई इस तरह के लोग होते हैं जो उसको हरकुलस टास्क भी दीजिए तो करके पूरा दिखाएगा, थोड़ा हट के चाहता है हम काम करके दिखाएं, अपने को अलग साबित करने के लिए चुनौतीपूर्ण काम को भी करते हैं। और कर्मचारी में चाहिए अच्छा कार्यालय भी हो, जहाँ कार्यालय में उसकी फर्नीचर, उसकी आउटलुक ऐसा हो जो लगे कि यह मेरा कार्यालय है तो ढंग का है, वह अपने आप को आत्मसंतुष्ट कर सके। अच्छे पद नाम, अगर किसी कर्मचारी काम करता है तो किस पोस्ट पर काम करता है, वह पोस्ट का नाम भी अच्छा हो, जो सुनने में अच्छा लगे, हाँ इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, सुपरवाइजर है। ये सब ऐसे पद होते हैं जो लोगों को लगता है आत्मसम्मान बढ़ा देता है। और कार्य की प्रशंसा, वो कार्य किया उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। अच्छा काम किए तो उसकी काम प्रशंसा हो, उसकी पीठ थपथपापे तो दूसरे दिन और भी अच्छे उत्साह और जोशपूर्ण ढंग से काम करेंगे। पांचवा जो है वह है आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। ये 5 वर्ग में विभाजित किए हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये सबसे उच्च कोटि की आवश्यकताएं हैं, इसको हाई लेवल की आवश्यकता कहा गया है। यह वहाँ लागू होता है जहाँ हम पहले की 4 आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सामाजिक संवर्धन आवश्यकता और सम्मान या प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताओं को जब पूरा कर लेते हैं तब ये आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता महसूस होती है। इन आवश्यकता का संबंध जीवन का ध्येय मानने से होता है। नहीं, हम जीवन है तो हम इस काम करके ही रहेंगे। जैसे ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराना हमारे स्वतंत्रता सेनानी का एकमात्र ये काम था। उससे उसकी उसको क्या मिला? अपना जान दे दिए, भूखे रहे, कितने प्रताड़ित हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा, और इससे उनको आत्मसंतुष्टि मिली कि नहीं, हम ऐसा संघर्ष, हम अपनी प्राणों की बलि भी दे देते हैं तो आगे वाले जो हमारी जनरेशन है वह कम से कम आज़ाद रहेगा और महसूस करेगा जो हमारे पूर्वजों ने किस तरह से ये आज़ादी हमें हासिल करके दी है।
ये भारत मुक्त कराना स्वतंत्रता सेनानियों का ध्येय था। उपलब्धि की भावना, कोई काम करते हैं तो हमारा उपलब्धि क्या है। कोई जैसे कोई खोज किए, कहता है पागल हो गया खोज करते करते, कुछ खोज करते हैं, खोज संबंधी या कोई अनोखी बात हो गई अजीब, जो कि लय की ये यूनिक है। इस तरह मैस्लो का मानना था कि आवश्यकताओं की प्रबलता का एक निश्चित क्रम है, एक क्रम है जिसको आवश्यकता की विशेषता में कहते हैं आवश्यकता में तीव्रता होती है। जो तीव्र आवश्यकता होती है उसको हम पूरा करते हैं, लेकिन अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा है और कहा है कि आवश्यकताओं की प्रबलता का एक निश्चित क्रम है। दूसरी आवश्यकता तब तक नहीं उपजती है जब तक कि पहली आवश्यकता को हम पूरा नहीं कर लेते, संतुष्ट न हो जाते हैं पहली आवश्यकता से। इसी तरह तीसरी के बाद चौथी और 5वीं, ये 5 तरह की आवश्यकताएं हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है जो मैस्लो द्वारा दी गई, यानी आवश्यकताओं की क्रम व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसी प्रकार कर्मचारियों को जब मोटिवेशन करते हैं तो मोटिवेशन करने के लिए प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा देकर और उनकी आवश्यकता पूरी करके प्रबंध उनसे अपेक्षित कार्य लेता है। उनकी आवश्यकताओं की जब पूरा करते हैं, पुरस्कार देते हैं। देखते जैसे सेल्स प्रमोशन करना है तो देते हैं इस सीमा तक आप सेल कर दीजिए तो इसके बाद ये प्राइज मिलेगा, आपका पे स्केल मिल जाएगा, एक्स्ट्रा ये मिलेगी आपको। तो इस तरह से अगर हम उसको प्रेरित करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो प्रेरित होने के बाद वह हमारा जो काम है कर्मचारी समय से पूरा कर देता है। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है जो बताएं, फाइनेंशियल, मॉनेटरी, वित्तीय और अवित्तीय। प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। हमारा लक्ष्य किसी यूनिट में क्या है वो तो हम पहले प्लानिंग के अंतर्गत निर्धारित कर लेते हैं, तब संगठन करते हैं, तब स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग का मतलब होता है जो हमने काम है उस काम को करने के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव करना। योग्य व्यक्ति का चुनाव करना स्टाफिंग के अंतर्गत आया। अब व्यक्तियों का चुनाव कर लिए तो उसको डायरेक्शन भी देना पड़ता है। अब डायरेक्शन के अंतर्गत ये आ गया 4 काम। जब ये मोटिवेशन के बारे में बता रहे हैं, किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है या व्यक्ति को अभिप्रेरित करने का यह एक साधन है। व्यक्ति को अभिप्रेरित करने का एक साधन है। प्रेरणा व्यक्ति को वांछित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए हम इसे साधन करते हैं। संतुष्ट श्रमिक, जो श्रमिक हमारा कर्मचारी सेटिस्फाई है, बेहतर रूप से अभिप्रेरित होता है और प्रेरणात्मक प्रणाली कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी कार्यकुशलता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौद्रिक या वित्तीय प्रेरणाएं, यह प्रेरणा कर्मचारियों को आर्थिक या वित्तीय लाभ देने में से संबंधित है। इसके लिए नकदी के रूप में नहीं बल्कि सुविधाओं के रूप में जो भी देते हैं सबका मौद्रिक मूल्यांकन ये मौद्रिक प्रेरणा कहलाता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को बोनस, लाभ में भागीदारी, कमीशन, बीमा, चिकित्सा सुविधा, आवासीय सुविधा और सेवानिवृत्त लाभ, ये सब इसमें सम्मिलित है। वेतन भत्ता हो गया, उत्पादन से संबंधित प्रेरणाएं हो गई, बोनस हो गई,
लाभ में हिस्सेदारी, कभी कभी कहते हैं लाभ में हिस्सेदारी देंगे, आपको वेतन दे रहे हैं, इससे ज़्यादा अगर मेरा प्रॉफिट हुआ संस्था में तो उस प्रॉफिट में भी हम कर्मचारियों को हिस्सा देंगे। तो ये कहलाता है लाभ में हिस्सेदारी। सहभागिता भी होता है। सहभागिता का मतलब होता है उसको पार्टनर बना देना। आप स्टाफ हैं, आपको सैलरी मिलेगी, आपको उसका शेयर दे दिए, आपका उसका भागीदार बना दिए और आप उसको ऑनर भी हो गए। अब आप इतने दिन से स्टाफ ही थे, अब आप ऑनर भी हैं, तो ऑनर के दृष्टिकोण से भी आप सोचिएगा संस्था को हम किस ऊंचाई तक ले जाए। कमीशन भी देते हैं। और कोई कर्मचारी, ये भी सुविधा रहती है, कोई कर्मचारी को कहता है आप खुद सुझाव दीजिए मैनेजमेंट को। हाई मैनेजमेंट को कर्मचारी विभिन्न तरह के सुझाव देते हैं और कहते हैं जिसका सुझाव अच्छा होगा उसको नगद पुरस्कार मिलेगा। जैसे स्वच्छ भारत के लिए भी सुझाव मांगा गया था और जो व्यक्ति ने चश्मा पर एक तरफ गांधी जी और जो दिए उसको पुरस्कार मिला। सुझाव दिया ने इस तरह के इसका लोगो रखा जाए। तो इस तरह के सुझाव संगठन में भी होता है और संगठन के कार्यरत कर्मचारियों से ये सुझाव मांगा जाता है, अगर आपके संबंध में कोई सुझाव है तो आप हमें दीजिए। इसके लिए संस्था उसे नगद पुरस्कार देती है। दूसरा है अमौद्रिक या अवित्तीय नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। जिन प्रेरणाओं को मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता है उसे अमौद्रिक अभिप्रेरणा कहते हैं। वित्तीय प्रेरणाएं सदा कारगर नहीं होती। केवल कर्मचारियों को केवल हम सैलरी ज़्यादा दे देने, वेतन भत्ता सब कुछ दे दें, सब सुख सुविधा दे दें, लेकिन उसके साथ मानवीय व्यवहार सही ढंग से नहीं करें, काम का वातावरण अच्छा नहीं हो, जहां उसे आत्मसंतुष्टि, सामाजिक सम्मान नहीं मिलेगा, तो कर्मचारी ऐसे संस्था में भी काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आत्मसम्मान के लिए कर्मचारी की प्रशंसा, सम्मान, विकास के अवसर और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी चेष्टा की जाती है, जिससे कि कर्मचारी, इसको कहते हैं अमौद्रिक नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, कर्मचारी की पीठ थपथपा दिए, उसके बड़े जो कर्मचारी हैं उनकी प्रशंसा किए, उनसे हाथ मिलाएं, उनके साथ बैठ के खाना खाएं, इस तरह के जो काम करते हैं पुरस्कार दिए, तो वह है अमौद्रिक, जिसको कहते हैं अभिप्रेरणा। उससे भी कर्मचारी संतुष्ट होते हैं और अपना मैक्सिमम योगदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके जो प्रकार हैं, उच्च अथवा प्रतिष्ठापूर्ण दर्जा, किसी कर्मचारी को उच्च या प्रतिष्ठापूर्ण दर्जा दे, कैसे अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे वातावरण में काम लेना। दूसरा हुआ प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा भी कर्मचारियों में जरूरी है। अब सभी को एक समान दें तो हम देखें आपस में कौन कर्मचारी अच्छा काम कर लेता है, इसके लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं और अपने को बेहतर साबित करने के लिए विशिष्ट कर्मचारियों को अवसर प्रदान करते हैं। काम की सुरक्षा भी कर्मचारी को लगे नहीं ये हमारा जो इंटरप्राइजेज है बंद होने वाला नहीं है, हमारी छटनी होने वाली नहीं है, हम अपने आप को जितना यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए उसका रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग भी किया जाता है। समय समय पर उसको नई नई टेक्नोलॉजी सिखाया जाता है ट्रेनिंग के द्वारा, जिससे उसका प्रमोशन हो सके और वह संस्था में बने रहे। चुनौतीपूर्ण कार्य भी उसको कभी देते हैं, जिसको करके दिखाता है उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी परिणामों की भी जानकारी देते हैं, जो किस कर्मचारी ने किस लेवल का काम किया, किसकी कार्य क्षमता कितनी हुई। हम रिपोर्टिंग कार्ड देते हैं सुपरवाइजर, प्रत्येक कर्मचारी का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, कौन कर्मचारी की कितनी इफिशियंसियाँ है इसका मेजरमेंट करते हैं और अपने वरीय कर्मचारियों को देते हैं, जिससे विकास और उपलब्धि के अवसर कर्मचारी को भी मिलता है। भागीदारी देते हैं
और सुझाव प्रणाली भी सजेशन उससे लेते हैं। तो आज यहाँ तक इसको रहने दीजिए। अब इसमें लीडरशिप बताएंगे, यही डायरेक्शन चैप्टर के अंतर्गत ही है। ये मैनेजमेंट के जो प्रबंध के चौथे कार्य हैं, बताएं ना, चौथे कार्य हैं ये। पहला है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। तभी हम लोग डायरेक्टिंग के बारे में बताएं।